Okay, so today we will start the next chapter, that is work and energy. देखिए, वर्क एंड एनर्जी में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग वर्क डन करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली ये दोनों क्वांटिटीज इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं ये दोनों क्वांटिटीज। वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उसके अंदर वर्क डन कैपेसिटी, वर्क डन करने की कुछ कैपेसिटी होगी। तो बेसिकली वर्क डन से हम ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है, वो मैकेनिकल वर्क कर सकता है। अब हम जो है मतलब ह्यूमंस, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबको वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के ना तो सेल्स वर्क करेंगी और ना ही कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लोकोमोशन कर सकता है, मतलब कि मूवमेंट कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसके अलावा like we are writing, we are saying the word, we are hearing the vibrations surrounding us, जो भी हमारे आसपास वाइब्रेशन हो रहे हैं हम उनको सुन पा रहे हैं। तो बेसिकली इन सबको वर्क डन में काउंट किया जाता है। मतलब ये सब वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो आंसर है कि हम लोग प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स को ही एज ए फूड जो है वो यूज करते हैं। और प्लांट जो होते हैं उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और हमारी बॉडी फिर इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उस रिएक्शन को रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी से फिर हमारी सेल जो है वो वर्क करती है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगी, और साइटोप्लाज्म के अंदर इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी से फिर सेल जो है वो अपने वर्क परफॉर्म करेगी, जैसे कि डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज। बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे, सेल के अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए प्रोटीन्स बनेंगे, कुछ पुराने प्रोटीन टूटेंगे और वो लाइसोसोम में कन्वर्ट होंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे सेल के फंक्शंस हैं, और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रेस्पिरेशन रिएक्शन से पूरी होती है। और रेस्पिरेशन रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब हम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर ही वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। फिर वो एनर्जी साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ताकि उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव रखा जा सके। ओके, तो सेल को फंक्शन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से बहुत सारी सेल जब एक साथ मिलकर के काम करेंगी तो उस फंक्शन, उसको हम लोग टिश्यू बोल देते हैं। फिर टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के फिर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली बिना एनर्जी के वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम डेली लाइफ में जो भी वर्क कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख पा रहे हैं और वाइब्रेशंस को सुन पा रहे हैं, तो ये सारे वर्क में काउंट होते हैं, और इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो ये चैप्टर इसी चीज को डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। डेली लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको वर्क डन में काउंट किया जाता है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन जो है उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी। और वो पर्टिकुलर डेफिनेशन किसके बेसिस पे बनाई गई है, तो आंसर है वो पर्टिकुलर डेफिनेशन मैक्रोस्कोपिक वर्ड के बेसिस पे बनाई है। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ड जो होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, हमारी आईज सेंसिटिव नहीं है कि इतने छोटे छोटे सेल्स को या इतने छोटे बैक्टीरिया वायरसेस को नेक्ड आई से देख सके, तो वो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये जो भी लिखा गया है वो मैक्रोस्कोपिक के बेस पे लिखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे लिखा गया, जिन ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सबसे पहली बात, वर्क करने के लिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो फोर्स होगा ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर हम लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। और ये फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है,
सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मोशन नहीं कर रहा तो इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन पोजीशन तो क्या हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है। सो दिस इज द सेकंड पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ applied force, then this is called work done। ये वर्क डन की डेफिनेशन बनेगी। तो ये डेफिनेशन सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए, जब आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि आपने उस ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, वर्क डन बोला जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो द डेफिनेशन विल बी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। The work done is defined as the product of force, applied force and displacement in the direction of force, and displacement in the direction of force। This is called work done। The work done is defined as product of, ये important word है, इसमें किस किस का प्रोडक्ट है, applied force का और displacement का, applied force and displacement, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगाया उसको हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस से, और अगर यहाँ पर एफ इंटू एस लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब उनका क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है। और वर्क डन को किससे लिखा जाता है, वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। जो वेट फोर्स होता है उसको भी डब्ल्यू से लिखते हैं, लेकिन उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वेट ऑन अर्थ, या लिखते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो उसके सबस्क्रिप्ट में हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि वेट अर्थ पे या वेट मून के ऊपर। और वर्क डन में क्या लिखेंगे, वर्क डन में सिर्फ कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाएगा। सो दिस इज द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये जो फोर्स होता है हम इसको किस में मेजर करते हैं, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। सो दिस इज न्यूटन इनटू मीटर। ये जो न्यूटन इनटू मीटर है, हमने इसका क्या नाम रखा, हमने इसका नाम रखा जूल। दिस इज कॉल्ड जूल। और जूल को किससे लिखा जाता है, जूल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जे से। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो आप जितना भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे उसको न्यूटन में मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे। तो जहां पर भी आपको न्यूटन मीटर दिखेगा उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये जूल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने स्टीम इंजन के बारे में भी लिखा डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इन्होंने वर्क डन और एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी। तो इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए हमने जो यूनिट बनाई है वर्क डन की, वो उसका नाम क्या रख दिया है, जूल रख दिया। तो बेसिकली न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला जाएगा, जूल बोला जाएगा। ओके, अब इसमें जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जितना भी आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट को वर्क डन बोला जाएगा।
और वर्क डन से आपको ये पता लगेगा कि आपने उस ऑब्जेक्ट पर कितनी एनर्जी खर्च कर दी। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। मस्कुलर फोर्स लगाने से क्या होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आप फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। अगर हम मैकेनिकल वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। अब आपको इसमें दो स्टेटमेंट याद रखनी है जो इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी। इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। इफ वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखते हैं। अब इसका एग्जांपल सुनिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बाईसाइकिल को राइड करते हैं। बाईसाइकिल को राइड करने के लिए हम उसके पेडल पर फोर्स लगाते हैं। पेडल पे फोर्स लगाते हैं और पेडल डिस्प्लेस होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग वर्क ऑन द साइकिल। तो साइकिल को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगाने से उसका पेडल डिस्प्लेस होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू आर डूइंग द वर्क ऑन द साइकिल। और अगर हम साइकिल पर वर्क डन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। So whenever we are riding a bicycle, then we are doing the work on the bicycle, and if we are doing the work on the bicycle, then its kinetic energy is increasing. तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और आपको ये कैसे पता लगेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड है। किसकी बात की जा रही है? काइनेटिक एनर्जी। ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो आगे आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब मैं ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करता हूं, जब मैं साइकिल पे वर्क डन करता हूं, पेडलिंग करता हूं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करता हूं, तो उस केस में उसका मोशन इंक्रीज होता है, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका कैसे पता लगेगा? इसका पता लगेगा उसकी वेलोसिटी से। आप देखेंगे कि साइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो स्टेटमेंट जो है मैंने क्या बोला था, इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑन द बाइसाइकिल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। और ये स्टार्ट हो जाएगी, ये चलना स्टार्ट कर देगी, एंड इट्स एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम पेडलिंग करना बंद कर दें, पेडलिंग करना बंद कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में साइकिल वर्क डन करेगी, ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क। अब हमने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाना बंद कर दिया है। अगर मस्कुलर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो हम उस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं। अब साइकिल अपनी एनर्जी से आगे की तरफ जा रही है, तो बेसिकली वो फोर्स लगा रही है किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। साइकिल आगे की तरफ बढ़ना चाहती है लेकिन फ्रिक्शन उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेगी। तो साइकिल फोर्स लगाती है और आगे की तरफ डिस्प्लेस होती जा रही है। इफ बाईसाइकिल इज डूइंग द वर्क डन देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। अब आपने साइकिल पर पेडलिंग करना बंद कर दिया तो आप उस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहे हो। अब साइकिल वर्क डन कर रही है, साइकिल फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, द साइकिल इज डूइंग द वर्क। इफ साइकिल इज डूइंग द वर्क देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा उसकी वेलोसिटी से। आप देखेंगे कि जैसे ही आप पेडलिंग करना बंद कर देते हैं, साइकिल की वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों कम होनी स्टार्ट हो जाती है? बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क। अगर वो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के कम होने का पता कैसे लगेगा? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। तो जब ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर जो काम आएंगे आगे। ओके, तो ये तो एक स्पेशल केस था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। अब हम लोग बात करते हैं 1 जूल वर्क की। फिर मैं आपको एक और केस बताता हूं जिसमें हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। फोर्स अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, उस केस में आप ये डेफिनेशन लिख देंगे।
द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क का मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, तो हम लोग एक छोटे से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो 1 न्यूटन के फोर्स से डिस्प्लेस हो सकता है। तो मान लीजिए यही वो ऑब्जेक्ट था जिस पर हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है और कितनी दूर चला जाता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर आगे की तरफ चला जाता है, तो 1 मीटर इसकी पोजीशन में चेंज आता है। सो द वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन द वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 जूल। तो इस ऑब्जेक्ट पर 1 जूल का वर्क डन होता है। अब ये 1 जूल के वर्क डन से क्या इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है? तो आंसर है नो, इसकी एनर्जी इंक्रीज तो नहीं हो रही है। लेकिन अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? इंक्रीज ना होने का मैं आपको कारण बताता हूँ। इंक्रीज ना होने का कारण है फ्रिक्शन फोर्स। ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा और इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक डिस्प्लेस किया। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे डिस्प्लेस करता हूं, तो यहां पर आने के बाद इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी होती तो ये मूव करता रहता। अब अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में ही पड़ा है, तो इसका मतलब इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। तो जब मैं इसको इस पोजीशन से यहां तक डिस्प्लेस करता हूं, इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करता हूं, तो इस केस में इस पर वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो वो एनर्जी कहां जा रही है? जो मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूं यहां से इसको यहां ले जाने में, वो एनर्जी कहां पर जा रही है? तो आंसर है वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। तो जब मैं इसको यहां से यहां स्लाइड करता हूं, तो एक तो साउंड प्रोड्यूस होती है, दूसरा ये दोनों सरफेस फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाते हैं। तो जो 1 जूल का वर्क डन मैं इसको स्लाइड करने में करूंगा, वो 1 जूल का वर्क डन हीट और साउंड दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जो है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करता हूँ, वर्क डन करने के लिए मेरे को कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है? मेरे को मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। मैं अपनी मसल्स के थ्रू इस पर फोर्स लगाता हूँ, तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे वर्क डन कर रहा है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश करने में वर्क डन कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी की एनर्जी का क्या होगा? कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई, इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। तो यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में 1 जूल का वर्क किया। वो 1 जूल का वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो 1 जूल का वर्क साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तब इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर इन दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज के कारण साउंड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मैं जो मस्कुलर वर्क डन कर रहा हूँ, मैकेनिकल वर्क डन कर रहा हूँ, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, मतलब एनर्जी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो हमारे काम नहीं आ सकती है। तो मैं तो चाहता था कि इस पर 1 जूल का वर्क करूं और ये ऑब्जेक्ट 1 जूल की एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर दे, लेकिन ये 1 जूल की एनर्जी से मूव नहीं कर रहा, ये तो यहीं पे रुक गया, फाइनल पोजीशन पे पहुंच करके रुक गया, मूव ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो साथ साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं हो रही। तो वर्क डन करने से कभी कभार ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर डिसिपेटिव फोर्सेज होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी क्या करते हैं? मोशन का अपोज करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो सामने से एयर पार्टिकल उससे टकराते हैं। अगर एयर पार्टिकल उससे टकराते हैं तो वो नेगेटिव वर्क डन करते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो हम कभी कभी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करेंगे लेकिन उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस दोनों ही क्या करेंगे? अपोज करेंगे उसके मोशन का, ऑब्जेक्ट के मोशन का। तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिए।
नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। वर्क डन व्हेन force is at angle या body moves at an angle, when body moves at an angle to the direction of force, an angle to the direction of force। इसका मतलब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, बॉडी उसके किसी अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब एग्जांपल सुनिए, इसमें सबसे पहले एक डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक टॉय कार है। हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन है फोर्स की। इसके साथ एक थ्रेड बांध रखा है, एक रोप को टाई कर रखा है, एक रस्सी बांध रखी है जिसके थ्रू हम इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, यहां तक पहुंच जाएगा डिस्प्लेस होकर के, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है जिसको हम लोग बी से लिख रहे हैं। तो ये ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स की ये डायरेक्शन है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो भी एंगल होगा उस एंगल को किससे लिखा जाएगा, उस एंगल को हम लिखेंगे थीटा से। थीटा का सिंबल क्या होगा, थीटा का सिंबल होगा कि आपको इस तरह से ओ बनाना है और इसके बीच में एक इस तरह की कर्व लाइन बना देनी है। तो ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इस सिंबल को, इस अल्फाबेट को यूज करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताने के लिए। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ये कोस थीटा क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है कि जब फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ तब काम आएगा। लेकिन अगर फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किसी अलग डायरेक्शन में है और उन दोनों के बीच में कोई एंगल आ रहा है, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एफ एस कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है वो क्या है, वो एक एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सो हियर आई विल राइट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इस तरह के ट्राइंगल आप लोग पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं जिसको, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर एक एंगल हमने कंसीडर किया, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। तो इस थीटा एंगल के सामने जो भी एज होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर के साथ में जो एज होती है जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है उस एज को बोला जाता है बेस। और तीसरी जो एज होती है जो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। So this is perpendicular, this is hypotenuse, this is base, this is the right angle triangle. अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज किया जाता है, और ये जो मैथमेटिक्स होती है इसको ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरह के कुछ रेशियोज आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है साइन थीटा।
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा जो रेशो होता है उसको कोस थीटा बोलते हैं। कोस थीटा जो होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो और होता है दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन रेशोज का यूज किया जाता है। ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, ये 10th क्लास में आएंगे आपके इस तरह के फॉर्मूलाज राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। तो अभी हम जो इस फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं वो कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं, वो कोस थीटा का रेशियो यूज कर रहे हैं। और कोस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बताता है। किसको बताता है? बेस और हाइपोटेन्यूज को। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं। एक ट्राइंगल की बात करते हैं। जिस ट्राइंगल में कुछ एंगल है जैसे कि 60 डिग्री एंगल है, थीटा जो है वो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एक ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस इन दो एजेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। और ये वाली जो साइड है बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेन्यूस है वो है 10 सेंटीमीटर। बेस है 5 सेंटीमीटर लेंथ और हाइपोटेन्यूस की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की लेंथ बता सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर भी बता सकते हैं। एनीवेज हम लोग cos थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे cos 60 डिग्री। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस है 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 को लिखोगे तो cos 60 डिग्री कितना आएगा? cos 60 डिग्री आएगा 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब जब आप ऐसा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री होता है तो उस समय पर बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वो रेशियो आपको कितना मिलेगा? 1 अपॉन 2, हाफ। तो ये फिक्स है। तो जिस भी ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल होगा उसमें बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो आपको कितना मिलेगा? 1/2। तो हमने बोला कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। और 1 अपॉन 2 एक्चुअल में क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। तो इस तरह से हम इसमें एक टेबल पढ़ते हैं जिस टेबल में मैं आपको cos थीटा की वैल्यूज बताता हूँ। तो cos थीटा की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग फिर स्टडी करेंगे कि वर्क डन के क्या क्या नेचर हो सकते हैं। वर्क पॉजिटिव वर्क हो सकता है, जीरो वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है। सो हियर आई एम मेकिंग द टेबल। यहाँ पर चलिए हम इसमें टेबल बना देते हैं cos थीटा की। और ये वैल्यूज आपको याद करनी है। इन वैल्यूज के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर चलेगा जिसमें हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा। थीटा में हम बताएंगे एंगल कि कितने डिग्री का एंगल है उस ट्राइंगल में। और इसके लिए हम लोग बताएंगे cos थीटा की वैल्यूज। तो जब 0 डिग्री एंगल होता है बेस और हाइपोटेन्यूस में, मतलब कि वो ट्राइंगल नहीं होगा, फिर उस समय पे cos थीटा की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस की दोनों की लेंथ कैसी है? दोनों की लेंथ इक्वल है। ओके नेक्स्ट, जब एंगल होगा 30 डिग्री देन इट्स वैल्यू इज √3 अपॉन 2। 45 डिग्री cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। सो दिस इज 1 अपॉन √2। 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। अभी मैंने बताया था cos 60, अभी ट्राइंगल में जो पड़ा था वो 1/2 आ रहा था। इसके बाद में 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। 120 डिग्री होता है -1 अपॉन 2। 135 डिग्री होता है 135 डिग्री, दिस इज -1 अपॉन √2, -1 अपॉन √2 एंड रूट cos 150 डिग्री होता है -√3 अपॉन 2 एंड cos 180 डिग्री -1। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनकी वैल्यूज को याद कर सकें। और कल जब हम इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को तो उस समय पे आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके
अब इसकी वैल्यूज में आपको ये रूट में ना बता करके सिंपल टर्म्स में बता देता हूं। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आती है। ये 1 होगा, √3/2 को सॉल्व करते हैं तो ये होता है 0.866। √1/√2 को सॉल्व करते हैं 0.707। 1/2 होता है 0.5, ये 0, माइनस 0.5, माइनस 0.707, माइनस 0.866, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कब है cos थीटा की? जब एंगल 0 डिग्री है। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा उस समय पर cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी, और 1 जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद 1 के बाद आ रहा है 0.8, तो वैल्यू डिक्रीज हुई। 0.8 के बाद 0.7, फिर 0.5, फिर 0, माइनस 0.5, माइनस 0.7, माइनस 0.8 एंड -1। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? 0 डिग्री पे, +1। उसके बाद वैल्यूज डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, जो हमारी कैलकुलेशंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगी। ओके, फिर इसके बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे तो उस समय पर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वो हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में।